गरीब बोनी बहू का अमीर ससुराल। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना कब आएगा? मैं भी खाने का ही इंतजार कर रही हूँ ना, जाने कहाँ मर गई है ये लड़की, अभी तक खाना ही नहीं बना इससे। माँ, ये लीजिए खाना। मुझे तो लगा आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अब देख क्या रही हो, खाना टेबल पर रखो या इसके लिए कोई मुहूर्त निकलवाऊं? संजना, मेरा हाथ टेबल तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम तो जानती हो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो 2 फुट की ही हो और ये टेबल 4 फुट का है। तुम्हारा हाथ कहाँ ही पहुंचेगा इस टेबल तक। ना जाने मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे भगवान ने ये बौनी बेटी दे दी। एक तो ये गरीबी और ऊपर से ये बौनी बेटी, ना जाने कौन ही शादी करेगा इससे। एक तो वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से पता नहीं इसकी शादी में दहेज कहाँ से लाऊंगी। जब से पैदा हुई है तब से पनौती ने हमारे घर का साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो तेरी फिक्र होती है कि मैं तेरी शादी कैसे करूंगी। माँ, आप मुझे हमेशा बौने होने का ताना क्यों देती रहती हो? संजना की तरह ही तो मैं आपकी बेटी हूँ। अगर मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं आज ही पंडित जी से कहकर तेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ। जल्द से जल्द तुझे मुझे अपने आप और इस घर से हमेशा के लिए दूर करना है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रंभा अपने घर से बाहर जाकर आंगन में बैठकर रोने लगती है। रंभा के बौने होने की वजह से रंभा का कोई भी दोस्त नहीं होता है। स्कूल और कॉलेज में रंभा का उसके बौनेपन की वजह से हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। रंभा माँ के कहने पर पंडित जी रंभा के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। बहन जी, मैंने रंभा बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर रंभा बिटिया की इस घर में शादी हो गई तो रंभा बिटिया रानी की तरह रहेगी। वो रानी की तरह रहे या नौकरानी की तरह, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इस मुसीबत को जल्द से जल्द अपने आप से दूर करना है। सुनीता की बातें सुन पंडित जी उन रिश्तेदारों से बात करके उन्हें सुनीता के घर पर लेकर आते हैं। पंडित जी, आप किसे ले आए हो? ये तो देखने में इतने ज्यादा अमीर लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये रंभा को देखते ही मना कर देंगे, और अगर हाँ कर भी दिया तो ये मुंह फाड़ कर दहेज मांगेंगे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनके मुकाबले दहेज दे पाऊं। रंभा बहन, एक बार बात तो करिए, क्या पता आप जैसा सोच रही हैं वैसा ना हो। रंभा के मन में यही चल रहा होता कि उसके बौनेपन की वजह से रिश्ते वाले उससे शादी करने के लिए मना कर देंगे, लेकिन जैसे ही रंभा चाय लेकर बाहर आती है तो रिश्ते वालों को रंभा पहले ही नजर में भा जाती है और रिश्ते वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। सुनीता बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें ऐसे ही गुणकारी और संस्कारी बहू चाहिए थी। हमें दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम बस जल्द से जल्द रंभा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों के अंदर ही रंभा की शादी हो जाती है। शादी के बाद रंभा अपने ससुराल जाती है। रंभा के ससुराल वाले बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन रंभा के मन में अभी भी अपने बौनेपन को लेकर काफी झिझक होती है। हे भगवान, इतना बड़ा घर और इन सबकी हाइट भी कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं तो इन लोगों के सामने कोई छोटी बच्ची दिख रही हूँ। मेरी सगी माँ और बहन ने आज तक मेरे बौनेपन को लेकर मुझे बहुत ताने दिए। ये तो फिर भी मेरा ससुराल है, ना जाने यहाँ मेरे साथ क्या होगा। अरे ललिता बहन, ये किस बौनी को ब्याह कर ले आई हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बहू नहीं, कोई शादी के जोड़े में बच्ची को ले आया। इतने बड़े खानदान की बहू बोनी, ना जाने लोग क्या कहेंगे। आंटी जी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रंभा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। रंभा अगर बोनी है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे ही घर में मेरी पत्नी का मजाक उड़ाएं। ललिता, तुम्हारा बेटा तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। ना जाने इस लड़की ने तुम लोगों पर कौन सा काला जादू कर दिया जो तुम इस बौनी को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अपने बौनेपन का मजाक उड़ता देख रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी उसकी सास बोलती है, सही कहा मेरे बेटे विवेक ने। अगर मेरी बहू बौनी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बौनी होना कोई पाप नहीं है। दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिनकी हाइट कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। आंटी, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। और आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी बेटी भी तो बौनी है, उसकी हाइट कौन सी लंबी है? लेकिन हमने तो आज तक उससे उसकी हाइट की वजह से कुछ भी नहीं कहा, तो आप क्यों मेरी भाभी को बोल रही हैं? आपका क्या हक बनता है मेरी भाभी को उनके बौनेपन के लिए बोलने का? सुनीता और उसके परिवार वालों की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रंभा को बहुत खुशी होती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रंभा के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रंभा के मन में अभी भी अपने ऊपर मायके में हुए अत्याचारों की वजह से उसके दिल में कहीं ना कहीं यही था कि कल को उसके ससुराल वाले बदल ना जाएं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये दाल का डब्बा भी इतना ऊपर रखा हुआ है और यहाँ किचन में तो कोई टेबल भी नहीं है जिस पर चढ़कर मैं डब्बा निकाल सकूं।
और मैं तो किसी को बोल भी नहीं सकती वरना सब मुझ पर हंसेंगे। रंभा इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी ननद अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो सभी बातें जाकर अपनी माँ और भाई को बताती है, जिसे सुनकर माँ आरती बिल्कुल ठीक कह रही है। रंभा को अपनी कम हाइट की वजह से काम करने में काफी परेशानी होती है। बहू अपने बौनेपन की वजह से अपनी परेशानियों को हमें बताती भी नहीं है। हमें ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूरे परिवार सोच रहा होता है कि तभी आरती को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो उस आइडिया को अपनी माँ और भाई को बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और सभी जाकर मार्केट से कम हाइट का डाइनिंग टेबल और एक टेबल लेकर आते हैं, जिससे रंभा को कोई परेशानी ना हो। रंभा ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये मार्केट से टेबल लेकर आया हूँ। अब तुम इस पर चढ़कर किचन के और बाकी सारे काम आसानी से कर सकती हो। और हाँ, हमने अपना डाइनिंग टेबल भी चेंज कर दिया है। अब तुम हमारे साथ आराम से बैठकर खाना खा सकती हो और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये सब देखकर रंभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। अब रंभा को घर के काम करने में और सबके साथ खाना खाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन रंभा का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और रंभा को बहुत चोट लग जाती है। चोट की वजह से रंभा कई दिनों तक बिस्तर पर ही रहता है। रंभा की सास और ननद और उसका पति उसकी बहुत सेवा करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर रंभा को विश्वास हो जाता है कि वो जैसा सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती दीदी और विवेक जी, मुझे हमेशा से लगता था कि जैसे मेरे साथ मेरे मायके में मेरे बौनेपन को लेकर मजाक उड़ाया गया है, वैसा ही ससुराल में भी किया जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। आप दोनों ने मुझे मेरे मायके से भी ज्यादा प्यार दिया है। बहू, बौनापन होना कोई गलत नहीं है, ये सब नेचुरल होता है। अगर तू बौनी है तो उसमें तेरी कोई गलती नहीं। तुम हमारे घर की बहू हो और हम अपनी बहू को हमेशा हंसता हुआ देखना चाहेंगे, ना कि रोता हुआ। अब आप अपने आंसू जल्दी से साफ करो। रंभा अपने आंसू साफ करती है और अब रंभा बिना किसी झिझक के अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। शीला अपने दोनों बेटे निखिल और हिमांशु का रिश्ता सुमित्रा देवी की दो बेटियों रजनी और श्रेया से तय कर देती है और उनको चुनरी उड़ाकर हाथ में शगुन का नारियल रखती है। सुमित्रा जी, अब से आपकी दोनों बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली हैं। बड़ी प्यारी हैं दोनों बच्चियां। जी वो तो है। अच्छा, शादी तो अगले महीने के शुभ मुहूर्त में निकली है। फिलहाल मैं चलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे शीला बहन। इस तरह सुमित्रा और शीला अपने बच्चों की शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं। एक महीना कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस एक महीने में दोनों बहनें अपनी फ्रेंड के साथ हिल स्टेशन पर घूम कर आती हैं, जिस वजह से रजनी का चेहरा वहां से आकर थोड़ा डल हो जाता है। फिर एक दिन, अरे रजनी बेटा, ये तूने क्या कर लिया? तेरी शक्ल तो पूरी ढल गई है। 3 दिन बाद शादी है, अब कैसे होगा? वही तो माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरी काली लग रही हूँ मैं। माँ, मैं भी तो रजनी के साथ गई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसे ज्यादा ही हवा लग गई उस जगह की। अब माँ जी क्या कहेंगी? उन्होंने इसको देखा तो। बेटा तू ब्यूटी प्रोडक्ट लगा ले और अभी हल्दी की रस्म होगी, क्या पता निखार वापस आ जाए। हाँ, ये हो सकता है। फिर 2 दिन बाद सुमित्रा की बेटियों की हल्दी की रस्म होती है, जहाँ अभी भी रजनी के चेहरे पर कोई निखार नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर लड़के वालों की भी हल्दी की रस्म हो जाती है। शादी के दिन तक रजनी काली होती है, थोड़े मेकअप से उसे ढक दिया जाता है और मंडप में जाने से पहले सुमित्रा कहती है, श्रेया, रजनी, तुम दोनों मंडप में घूंघट करके जाओगे जब तक तुम्हारा ससुराल में गृह प्रवेश ना हो जाए, समझी तुम? ठीक है माँ। फिर उन चारों की पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है। ससुराल पहुंचकर सास उन दोनों का गृह प्रवेश करती है। अब तो शादी भी हो गई, कब से मैंने बहुओं की दुल्हन के रूप में शक्ल नहीं देखी है। चलो घूंघट ऊपर करो, वैसे भी कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म तो है ही। मर गई, अब क्या करूं? हे भगवान, बचा लो मुझे। तभी निखिल को ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है। ओह गॉड माँ, ये सब आप बाद में कर लेना। 2 हफ्ते से शादी का ऑफ ले रखा है। बॉस ने हम दोनों भाइयों को फौरन एक डील करने के लिए मुंबई भेजने का फैसला किया है। हमें निकलना होगा। चलिए मांशु भैया, चलिए। हाँ, आप सब अपनी रस्म कर लीजिए, अगले हफ्ते तक ही आ पाएंगे। कैसी किस्मत है, पत्नियों की शक्ल देखनी भी नसीब नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आराम से जाना, चेंज कर लो। इसके बाद दोनों बहू अपने पति का बैग पैक करवा देती हैं। वो दोनों फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद शीला दोनों बहुओं का सभी मेहमान और पड़ोसी को बुलाने के बाद मुंह दिखाई की रस्म करती है। अरे जल्दी कर, हमें तेरी दोनों बहुओं की शक्ल देखनी है। सुना था चांद जैसी बहू लाई है। अरे हाँ हाँ, मुझे भी शीला तेरी बहू की शक्ल देखनी है। मैं तो देखती हूँ तेरी बहू की शक्ल। ओहो, अब क्या होगा? इतनी देर से तो हम बच रहे थे, लेकिन अब तो सब देख ही लेंगे और माँ जी को तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा।
मर गई मर गई मर गई मर गई, राम 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 राम। इसके बाद पड़ोसन कविता श्रेया का घूंघट ऊपर करती है और कीमती शगुन देती है। फिर रजनी का घूंघट ऊपर करती तो उसकी काली बहू को देखकर कहती है, बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रही हूँ, एक बहन चांद का टुकड़ा तो दूसरी चांद पर दाग है। शीला, तू तो कह रही थी कि मैंने दोनों गोरी बहू लाई हूँ, और फिर ये इतनी काली कैसे है? ये कैसे हो गया? श्रेया बहू, ये तेरी बहन ही है ना? ये तो गोरी थी। फिर बोलो, तुम मुंह बंद करके क्यों बैठी हो? काली कैसे हो सकती हो? माँ जी, वो मैं आपके देखने के बाद ना अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, तो दूसरी जगह का पानी मुझे सूट नहीं किया और मेरी स्किन डल हो गई। आए हाय हाय, तू मेरी काली सी बहू नहीं हो सकती, इसलिए दोनों बहनें घूंघट में थी। अब तक तो तू भी इसको बचा रही थी, क्यों श्रेया बहू? सॉरी माँ जी। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं, चलो। फिर पड़ोसन और रिश्तेदार गोरी बहू को तो शगुन में बहुत कुछ देकर जाते हैं, लेकिन काली बहू को ज्यादा अच्छे तोहफे और शगुन नहीं मिलते हैं। अब तू किस सोच में डूबी हुई है शीला? जरा अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म को पूरी कर, शगुन देकर। जी खराब हो गया मेरा इस काली बहू की वजह से। फिर शीला अपनी गोरी बड़ी बहू को बहुत सारे कीमती तोहफे देती है और काली बहू को नाक सिकोड़कर सबके सामने चकला बेलन देती है। सब अपने घर चले जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों शीला काली बहू को बहुत खरी खोटी सुनाती है और बस उससे ही काम करवाती है। गोरी बहू को कुछ काम ही नहीं करने देती थी। शाम को शीला काली बहू से कहती है, जैसा नाम वैसी शक्ल, कलूटी है पूरी। मेरे सामने तो तू आया मत कर, मनहूस कहीं की। वो दिन को कोसती हूँ जब मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई और तुझे देखा। इतना बड़ा धोखा दिया तुम माँ बेटियों ने मिलकर मुझे और मेरे बेटे को। माँ जी, ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब मेरी बस में नहीं है, लेकिन मैं सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, काम भी अच्छे से करूंगी। बस बस रहने दे। बड़ी बहू श्रेया, मेरे लिए आम काट कर दे दे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी माँ जी। माँ जी बहुत अपसेट है मुझसे, लेकिन जब निखिल मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, बवाल ही हो जाएगा। फिर श्रेया सास को आम काट कर दे देती है। शाम तक उसके दोनों बेटे घर आ जाते हैं। फिर दोनों पत्नी अपने पति को पानी देती हैं। शुक्रिया श्रेया, वैसे शादी के बाद तुम्हें अब देख रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाया हूँ। तुम्हें पसंद है ना मेकअप करना? बहुत थक गया हूँ मैं भी। देखो, मैं भी तुम्हारे लिए यही सब लेकर आया हूँ रजनी। अरे रजनी, ये तुम्हें क्या हो गया? एकदम से काली कैसे हो गई हो? तेरी काली बीवी ने तुझसे इसी शक्ल में शादी की है, देख ले। क्या मतलब? माँ, आपने भैया की शादी इतनी अच्छी लड़की से करा दी और मेरी काली कलूटी से क्यों? मुझे क्या पता था ये काली हो जाएगी। ये सुनकर रोते हुए रजनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर श्रेया उसे चुप कराती है। तू फिक्र मत कर रजनी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। तुझसे प्यार से बोलेंगे वो। हाँ, कोशिश यही है बहन। कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन निखिल अपनी पत्नी से कटा कटा सा रहता था। वहीं रजनी अपने पति के लाए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रोज लगाया करती है, जिससे उसके चेहरे पर अपने घर जैसी चमक आ गई थी। रजनी शाम की चाय देने शीला के पास आती है तो कहती है, क्या बात है काली बहू, तू तो फिर से गोरी हो गई, ऐसा कैसे हो गया? लग तो रहा था मुझे कुछ दिन से धीरे धीरे तेरा चेहरा चमक रहा है। जी माँ जी, निखिल जी मेरे लिए मुंबई से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाए थे, उसी को लगाकर मेरा रंग साफ हो गया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। माफ कर दे बहू, पिछले दिनों में मैंने तुझसे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप माँ समान हो, आपकी बात का बुरा नहीं लगता। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर रसोई में खाना बनाते वक्त रजनी सोचते हुए कहती है, माँ जी ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कहीं इसकी वजह से मेरा गोरा हो जाना तो नहीं है? माँ जी ने मुझे दिल से अपनाया है, तो वो मुझे मेरे इस आइडिया के बाद भी अपनाएंगी। रजनी फिर से काला मेकअप करके शीला को चाय देने जाती है। माँ जी, चाय लीजिए। ला बहू दे। अरे, तू फिर से ऐसी हो गई? कोई नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। क्यों माँ जी, आप मुझे डांटेंगी नहीं पहले की तरह? नहीं बहू, व्यक्ति का बाहरी रूप ही सब कुछ नहीं होता। मैं तेरे गुणों को पहचान चुकी हूँ, इसलिए मुझे तेरे काले होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तू दिल की बहुत अच्छी है और मेरी बहू है। माँ जी ने तो सच में मुझे अपना लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। ये देखिए। रजनी शीला के सामने अपने चेहरे का मेकअप हटा देती है। ये देखकर शीला हैरानी से कहती है, बहू तूने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा आपने मेरे गोरेपन की वजह से मुझे अपनाया है, इसलिए मैंने आपको परखने के लिए ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे दिल से अपनाया। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बस, इतना अच्छा मोमेंट देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मेरा मेकअप खराब हो रहा है। आप सब खुश हो जाइए, हम एक पिकनिक पर जा रहे हैं कल ही।
हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह शीला की आंखें खुल जाती हैं और सब खुशी खुशी एक साथ हिल स्टेशन घूमने जाते हैं।